हैं। और ये जो केस है ये क्रिमिनल कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि इसके बाद भारतीय दंड संहिता में जो रेप कानून है धारा 376, उसमें कस्टडियल रेप में अनेक अमेंडमेंट हुए थे। 376 ABCD ऐड हुआ, यानी निर्भया कांड के पहले जो अमेंडमेंट हुए थे वो इस केस की वजह से हुए थे। जिस प्रकार हम 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, जिसमें निर्भया कांड की वजह से 2012 का जो इंसिडेंट दिल्ली गैंगरेप हुआ था उसमें 2013 में बहुत अमेंडमेंट लेकर आया था। ठीक उसी प्रकार ये जो केस आज हम लोग करने वाले हैं, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे हम मथुरा केस के नाम से जानते हैं, इस केस में भी बहुत अमेंडमेंट हुए थे। इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट का जो प्रिजम्पशन है, उस प्रिजम्पशन में भी एक धारा जोड़ दी गई, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता दोनों में अमेंडमेंट करने वाला ये केस है। इस केस के क्या फैक्ट्स थे, आइए स्टार्ट करते हैं। तो केस का नाम है तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे मथुरा केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में हम सभी लोग इस केस के फैक्ट्स के बारे में समझेंगे, क्या क्या बदलाव हुए थे, ये बदलाव भी अभी हम लोग कवर करने वाले हैं। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सभी लोग क्रिमिनल कानून में एक बदलाव लाने वाले केस के बारे में समझेंगे, और ये केस का नाम है तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे मथुरा केस के नाम से भी हम पुकारते हैं। इस केस में ऐसी क्या बात है, इस केस को हमको क्यों याद करना चाहिए? तो सबसे पहले, यदि आप विधि के विद्यार्थी हैं, यदि आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप ध्यान रखिए कि दिल्ली गैंगरेप केस में जिस प्रकार से क्रिमिनल अमेंडमेंट्स आए थे, ठीक उसी प्रकार इस केस के बाद भी क्रिमिनल अमेंडमेंट हुआ था, और इस कानून ने IPC ही नहीं, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी बदलाव लाए थे। तो ये कानून, ये वाला जो केस है, ये अक्सर जो एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जाता है, और इस केस का एक हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक महत्व भी है। इस केस के जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ केस, तो आज का जो केस है, केस का नाम है वो है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तुकाराम जो कि महाराष्ट्र में पुलिस कांस्टेबल है, और वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो सबसे पहले साइटेशन देख लें, कब का केस है। तो AIR 1979 AIR सुप्रीम कोर्ट केस नंबर 185। इसी केस को मथुरा केस के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर एक आदिवासी लड़की है जिसका नाम मथुरा है, इसीलिए इसका नाम मथुरा केस के नाम से फेमस है। और इसमें किस सेक्शन से कनेक्टेड है, तो IPC की धारा 376, एक तो 354 जिसमें महिलाओं के लज्जा भंग से संबंधित है, ब्रीच ऑफ मॉडेस्टी का जो मामले होते हैं, यानी महिलाओं के साथ छेड़खानी वाला मामला, और 375 यानी रेप यानी बलात्कार से संबंधित ये केस है। इन दो धाराओं के आजू बाजू घूमने वाला ये केस है। आइए समझते हैं इस केस में हुआ क्या था। तो सबसे पहले इस केस को डिसाइड किया है, नीचे से केस चला है, मतलब सेशन कोर्ट में भी कन्विक्शन हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कन्विक्ट किया है, और फिर ऊपर जाकर ये सुप्रीम कोर्ट में जाके एक्विटल हो गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट्स ने डिसाइड किया था। जस्टिस AD कौशल, जस्टिस जसवंत सिंह और जस्टिस PS केलासम। तो जस्टिस AD कौशल, जस्टिस जसवंत सिंह एंड जस्टिस PS केलासम द्वारा, ये 3 बेंच की जजेस ने इस केस को डिसाइड किया था। अब हुआ क्या था, इसके केस के जरा फैक्ट्स देख लेते हैं। अब इस केस के फैक्ट्स क्या है, प्रकरण के तथ्य क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर मथुरा नाम की एक आदिवासी गर्ल है, जो लड़की है, जो बतौर मैड एक जगह काम करती है, किसी के घर पे काम करती थी, एंड शी वॉज अप्रॉक्सीमेटली 14 to 16 ईयर ओल्ड, एंड शी वॉज वर्क एज अ मैड। तो जहाँ काम करती थी वहाँ पर एक अशोक करके किसी लड़के से इसके लव अफेयर्स हो जाते हैं, और ये जो अशोक है, दे बिकम क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बोथ, दोनों के बीच में रिलेशन होते हैं, एंड दे डिसाइडेड टू मैरी, और दोनों विवाह करने का डिसीजन लेते हैं। जब विवाह का डिसीजन लेते हैं तो जो मथुरा का जो ब्रदर है, द नेम ऑफ ब्रदर इज गामा, जो ब्रदर है मथुरा का, ही वॉज नॉट एग्री, वो एग्री नहीं था। इस वजह से मथुरा और दैट अशोक वॉज एक्सकेप, वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागने के बाद जो मथुरा का जो भाई है गामा, ये पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाता है कि अशोक जो है मेरी माइनर सिस्टर को उठा के ले गया है, भगा के ले गया है। तो किडनैपिंग का एक केस दर्ज करवा देते हैं कि माइनर गर्ल की क्या हो गई है, किडनैपिंग हुई है। अब इसके आगे क्या होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, दोनों को पकड़ लेती है, अशोक को भी पकड़ लेती है, लड़की को भी पकड़ लेती है, और उसके बाद उनका पुलिस में बयान होते हैं। कांस्टेबल बाबूराव जो थे वहाँ पर पुलिस थाने में
10 बजे चूँकि अरेस्ट हुए थे, 10 बजे उनके बयान वगैरह लेते हैं और फैमिली मेम्बर्स को बाहर कर देते हैं कि भाई आप बाहर रुको, हमको लड़की के बयान लेने हैं। द स्टेटमेंट हैज़ टू बी रिकॉर्ड एंड आस्क टू लीव हर, और ये कहा कि लड़की को छोड़ के आप जाइए बाहर। वो पुलिस थाने के बाहर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर एक कांस्टेबल गणपत है, गणपत एक एक्यूज्ड है, यहाँ पर आरोपी है गणपत कांस्टेबल, जिसने क्या किया, स्टेटमेंट लेने के बहाने ही रैप्ड बिहाइंड द पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन के पीछे उस आदिवासी लड़की का रैप करता है। और एक और हेड कांस्टेबल है जो इसके साथ में था, जिसका नाम है तुकाराम, जिसके नाम से ये केस है, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो तुकाराम ऑल्सो असॉल्टेड हर, तुकाराम ने भी असॉल्ट किया एंड बस ही नॉट रेप ड्यू टू हाई इंटॉक्सिकेशन, ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो रेप नहीं कर पाया, लेकिन सेक्सुअली इसने असॉल्ट किया था। तो दो अक्यूज्ड हैं, गणपत और तुकाराम। अब इस गणपत और तुकाराम के ऊपर केस हुआ क्योंकि लड़की का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ। जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो सीमन्स वर फाउंड ऑन हर क्लॉथ, तो सीमन्स पाए गए उसके कपड़ों पर, और इस वजह से दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और एफआईआर दर्ज हुई अगेंस्ट द बोथ कांस्टेबल, दोनों कांस्टेबल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो दीज आर द फैक्ट्स। तो ये हैं इसके फैक्ट्स जो आप लोगों ने देखे। अब हुआ क्या, जो लीगल इश्यूज है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इश्यूज ये है कि क्या गणपत और तुकाराम ने 376 आईपीसी के तहत अपराध किया है, क्या रेप के लिए इनको कन्विक्ट किया जाए, गणपत को और तुकाराम को। नंबर 1 पहला तो ये तर्क था कि क्या 354 के अंतर्गत माना जाए। एक प्रश्न और था, इन दोनों का ये कहना था कि लड़की की कंसेंट थी, कंसेंट मतलब लड़की ने इच्छा से किया है और इच्छा से करने पर कोई किसी प्रकार का रेप केस नहीं बनता है, तो कंसेंट थी कि नहीं थी, और यदि कंसेंट थी तो क्या फियर में थी, फियर मतलब डर में थी। ये सारी बातें जो थी न्यायालय के सामने ये मुद्दा था। और जब ट्रायल कोर्ट के सामने जब ये मामला चला तो जजमेंट क्या आया, ट्रायल कोर्ट जो सेशन कोर्ट थी, सेशन कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा और कोर्ट ने इसको दोनों को एक्विटल कर दिया, मतलब तुकाराम और गणपत दोनों को ही इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया, दोष मुक्त कर दिया है। दोष मुक्त क्यों, क्योंकि क्या माना न्यायालय ने, कंसेसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये कहा कि सहमति से यदि यौन संबंध बनाए जाते तो वो बलात्कार की डेफिनेशन में नहीं आता है। बलात्कार तब होता है जब बलपूर्वक या बिना कंसेंट से यदि यौन संबंध बनाते हैं। तो यहाँ पर यौन संबंध चूंकि सहमति से बनाया गया, इसलिए इनके ऊपर ये चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। और ये भी पता चला कि दोनों के ये तर्क थे कि जो द गर्ल वॉज हैबिचुअल, गर्ल जो थी वो हैबिचुअल है, आदतन है सेक्सुअल इंटरकोर्स की। और एक और बात इंपॉर्टेंट थी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में बॉडी पर किसी प्रकार का कोई इंजरी नहीं था, यानी बॉडी पर इंजरी नहीं है, इसका मतलब ये हो गया शरीर पर किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं है या किसी प्रकार की क्षति नहीं है। इसका मतलब ये है कि लड़की ने रजिस्ट नहीं किया, क्योंकि रजिस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं शरीर पे चोट का निशान आता है। अगर रजिस्ट किया होता यानी कंसेंट नहीं थी, यदि कंसेंट है इसी वजह से किसी प्रकार का शरीर पे चोट का निशान नहीं है। तो रेप एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों सेम नहीं है। न्यायालय ने ये कहा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना और रेप दोनों ही अलग अलग तत्व होते हैं और इस वजह से आरोपी को बरी किया जाता है। और प्रोसिक्यूशन ने अपनी जो स्टोरी है, प्रोसिक्यूशन मतलब अभियोजन फेल टू प्रूव दी केस, यानी अभियोजन ने अपनी स्टोरी को प्रूव नहीं किया, अभियोजन द्वारा अपनी कहानी को प्रूव नहीं किया है, इस वजह से दोनों आरोपियों को बरी किया जाता है। जब इस प्रकार का जजमेंट आया तो स्टेट जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की, सेशन कोर्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जब अपील हुई तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले को उलट दिया और एक यानी जो गणपत है उसको 5 साल की सज़ा सुनाई और 376 में इसको दोषी माना और 5 साल की सज़ा सुनाई। और तुकाराम जो है इसको 354 छेड़खानी के मामले में 1 साल की सज़ा सुनाई। अब यहाँ पर चूंकि सज़ा सुना दी गई है तो तुकाराम जो है ये अपीलांट बन गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में केस का नाम है तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो तुकाराम और गणपत दोनों सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया उन लोगों ने, और सुप्रीम कोर्ट में जब अप्रोच किया तो सितंबर 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद ये जजमेंट दिया। क्या जजमेंट था? द जजमेंट गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड ओवर रूल्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल कर दिया, मतलब वापस से दोनों आरोपियों को छोड़ दिया गया, दोनों आरोपियों को एक्विट कर दिया गया
एक्विटल का ग्राउंड फिर से वो का वही था, एक्विटेड दी अक्यूज, दोनों आरोपियों को एक्विट किया गया। और एक आ गया कंसेसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट रैप, यानी सहमति से बनाए जाने वाले यौन संबंध को किसी प्रकार से रेप की श्रेणी में यानी बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऐसा कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों को रिहा किया, लेकिन और भी कुछ बातें बोली। अनेक फैक्ट्स आए थे। विलिंगली इंटर्ड इनटू दी पीएस एंड पुलिस स्टेशन, जो लड़की थी वो इच्छा से पुलिस स्टेशन में गई थी, इच्छा से उनके साथ गई थी, जबकि फैमिली आउटसाइड खड़ी थी। डिडंट इवन क्राई। अगर उसके साथ किसी प्रकार से जोर ज़बरदस्ती की गई थी तो वो आवाज़ क्यों नहीं की, बाहर ही उसकी फैमिली खड़ी थी। शी डिडंट इवन क्राई, उसने चिल्लाया नहीं था। और ये हैबिचुअल टू सेक्स थी। ये सब बातें थी। इस वजह से गणपत और तुकाराम दोनों को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जब ये जजमेंट आया दोस्तों, तो इस जजमेंट के बाद इस जजमेंट की बहुत ज़्यादा आलोचना हुई, पूरे देश भर में आलोचना हुई। अनेक प्रोफेसर्स ने चिट्ठी लिखी सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में बहुत सारे चेंजेस आने के लिए, और ह्यूज क्रिटिसिज्म, इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनाएं हुई। एंड सो मेनी ओपन लेटर रिटर्न टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को अनेक ओपन लेटर भी लिखे गए और क्वेश्चनिंग द जजमेंट, और पूरे मामले में जजमेंट को क्वेश्चन किया गया कि ये जजमेंट कैसे सही हो सकता है। कोई लड़की यदि पुलिस कस्टडी में है तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि वो चिल्लाएगी या किस प्रकार से रजिस्ट करेगी। हाउ अ गर्ल ऑफ 16 ईयर ओल्ड पुलिस कस्टडी में कैसे माना जाएगा कि वो किसी प्रकार से के डर में नहीं है, किसी प्रकार के भय में नहीं है। तो ऐसा कहते हुए जब पूरा क्रिटिसिज्म हुआ तो आईपीसी 1860 में अमेंडमेंट हुए। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, जो कि अब बदलने वाला है। हम सभी जानते हैं आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता आने वाला है 1 जुलाई 2024 से। लेकिन उस समय हमारा तत्कालीन कानून, अभी भी हमारा तत्कालीन कानून आईपीसी है। आईपीसी 1860 में अनेक बदलाव हुए। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में भी एक प्रिजम्पशन जोड़ दी गई कि रेप में महिला की कंसेंट नहीं होती, इस प्रकार का प्रिजम्पशन माना जाएगा, कॉन्ट्रेरी, जब तक कि सामने वाला ऐसे प्रूव न करे। तो कानून तो यही मानेगा कि रेप में महिला की कंसेंट नहीं होती। 376 जो रेप का जो दंड देता था उसमें 376 ए बी सी डी ये जोड़े गए। और आप सभी को पता है ये वापस से दिल्ली गैंगरेप में और ज़्यादा बदलाव हुआ। दिल्ली गैंगरेप में ए बी सी डी ई भी जोड़ दिया गया, और उसके बाद 2018 में और भी अमेंडमेंट हुए। 376 ए बी और 376 डी ए भी जोड़ दिया गया। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 114 ए जोड़ दी गई, जिसमें कहा गया कि महिला का कंसेंट नहीं होता है, ऐसा प्रिजम्पशन किया जाएगा। मतलब कानून प्रिजम्पशन करेगा कि महिला का रेप में किसी प्रकार का कंसेंट नहीं है। और कस्टडियल रेप का एक जो कॉन्सेप्ट है वो इस केस में से निकला, तुकाराम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। कस्टडियल रेप यानी अभिरक्षा में बलात्कार, और इसमें ज़्यादा दंड देने की जो बातें थी वो इसी केस में निकली। इस केस का नाम है तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये भी कहा गया कि बॉडीली इंजुरी होना जरूरी नहीं है, फिजिकल हार्म होना जरूरी नहीं है। मतलब फिजिकल हार्म या बॉडीली इंजुरी के आधार पर जजमेंट नहीं दिया जाएगा। आरोपी ये नहीं कह सकता है कि बॉडीली इंजुरी नहीं है या फिजिकल हार्म नहीं है, ये आरोपी का कोई ये जो तर्क है वो बेकार माना जाएगा। इसके अलावा रेप लॉ में जो बदलाव हुए हैं, रेप लॉ में जो चेंजेस हुए थे, उस चेंजेस के लिए केस जाना जाता है। तो ये जो केस है तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक कस्टडियल रेप की परिभाषा लेकर आया, और जो रेप लॉज हैं उन रेप लॉज में भी चेंज करने वाला निर्भया कांड के पहले का केस है, जो कि आप लॉ के स्टूडेंट्स को याद होना जरूरी है। अब जल्दी से एक बार हम रिकेप करते हैं, सभी एक बार बोर्ड पे ध्यान देंगे। आज हम सभी लोगों ने कवर किया एक इम्पॉर्टेंट केस जो कि क्रिमिनल लॉ का है, जिसका नाम है तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसे मथुरा केस के नाम से पुकारते हैं। AIR 1979 का केस है। 354 376 के आसपास घूमने वाला केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। इसके फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, और इस फैक्ट्स के बाद हम लोगों ने इशू देखा कि क्या 354 और 376 के अंतर्गत आरोपी को सजा दी जानी चाहिए। जजमेंट में एक्विटल आया, सेशन कोर्ट ने दोनों को एक्विट किया क्योंकि कोई बॉडीली इंजुरी नहीं थी, और एक कंसेंट मानते हुए इसको रेप नहीं माना। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के मामले को उलट दिया और कन्विट करते हुए एक आरोपी को 5 साल, दूसरे आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसेंट होने की वजह से इसका रेप नहीं माना और आरोपियों को बरी कर दिया। इसकी बहुत आलोचना हुई। आलोचना के बाद बहुत सारे चेंजेस आए आईपीसी में भी और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी।
तो ये है मित्रों मथुरा केस, जिसका नाम है तुकाराम, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आई होप आप सभी को ये केस समझ में आया होगा। यदि इस केस के बारे में यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप इस लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। और सभी को यदि केस समझ में आया तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये केस आपको क्लियर समझ में आया कि नहीं आया। आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ ऑल द लाइव स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग लाइव क्लास। कल ठीक 9 बजे फिर से हम एक नया केस लेकर कवर करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट केस लॉज, मिनर्वा मिल, मेनका गांधी, राजनारायण, इंदिरा गांधी, ये सारे केसेस हम लोग कवर कर चुके हैं, केशवानंद, गोलकनाथ। अब हम लोगों ने इंडियन पीनल कोड के इम्पोर्टेंट केसेस कवर करना प्रारंभ कर दिए हैं। ये हमारा क्रिमिनल लॉ में चौथा इम्पॉर्टेंट केस लॉ हम लोगों ने किया है। इसके पहले 3 केस लॉज मैंने आपको कवर कराए थे। Okay, thank you for replying. So now we are closing this lecture. Goodbye, take care.